हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, ठीक है। तो कल, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि अब देखिए भाई, हम बिल्कुल रिदम से चलेंगे, यहां बिल्कुल क्रम से चलेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो कल जैसा कि हमने देखा कि भाई एक एंथर के अंतर्गत एक लघु बीजाणुधानी होती है ना, और उस लघु बीजाणुधानी में यदि आपको याद हो तो सेकंड जो पार्ट था वो लघु बीजाणुजन कोशिका थी। ठीक है, नहीं? ठीक है, चलिए, तो वहां तक कल हमने इसकी संरचना को देख लिया था। अब उसके बाद कुछ यहां नोट वाले पॉइंट हैं, नोट वाले पॉइंट जो मैंने आपको कल टाइम की वजह से नहीं समझाए थे, अब मैं आपको वहां इसलिए बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, सुनिए भाई। तो नोट में जो पहला पॉइंट था टैपिटम वाले में, टैपिटम वाले में पॉइंट को जरा ध्यान सुनिए। जो सिरावी टैपिटम होती है ना, सिरावी टैपिटम, ठीक है, सिरावी टैपिटम में कोई नोट वाला एक पॉइंट है, उसको आप सुनिए। देखिए, सिरावी प्रकृति की जो टैपिटम होती है, अधिकांश एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं उनमें सभी में सिरावी प्रकार की टैपिटम होती है। आप सभी जानते हैं कि सिरावी प्रकार की जो टैपिटम होती है वो शीघ्र नष्ट नहीं होती और अपने स्थान पर बने रहकर ही लघु बीजाणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो मेरी बात सुनिए, देखो नष्ट तो इसको होना है, तीनों की तीनों परत नष्ट हो जाती हैं, एपिडर्मिस नहीं होती। ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो 3 परत है ना, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये तीनों परत क्या है? नष्ट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले कौन सी परत नष्ट होती है? तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी परत नष्ट होती है? मिडिल लेयर, है ना, क्योंकि वो अल्पकालिक है। चलिए भाई, तो जब स्रावी टैपिटम नष्ट होगी, भाई नष्ट तो इसको होना है, तो जैसे ही स्रावी टैपिटम नष्ट होती है ना, ये क्या करती है? एक गोलाकार संरचना बना जाती है, एक गोलाकार संरचना, और उस गोलाकार संरचना का नाम होता है प्रोयूबिस काय। क्या होता है भाई? प्रोयूबिस काय। ध्यान सुनना मेरे पॉइंट को। जैसे ही स्रावी टैपिटम नष्ट होती है तो ये गोलाकार प्रोटीन की संरचना बना के जाती है और उस संरचना का नाम होता है प्रोयूबिस काय। मैंने कई बार आपसे कहा है कि बायोलॉजी के किसी भी वर्ड में, बायोलॉजी के किसी भी शब्द में यदि आगे प्रो लगा हुआ हो और बाद में नोजल लगा हुआ हो तो वो कैसी अवस्था के शब्द होते हैं? वो इनएक्टिव अवस्था के शब्द होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोयूबिस का निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी बताऊंगा आपको। अब ये जो प्रोयूबिस काय होती है ना, ये प्रोयूबिस काय, इस पर एक पदार्थ का जमाव हो जाता है जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है भाई ये स्पोरोपोलिनिन। ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसका निर्माण भी टैपिटम ही करता है, मैंने आपके कार्यों में बताया हुआ है। स्पोरोपोलिनिन का जमाव किस पे हो रहा है? प्रोयूबिस काय पर। तो प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलिनिन के जमाव होने से ये बदल जाती है यूबिस काय में। किस में बदल जाती है? इंपॉर्टेंट यूबिस काय में। ठीक है, और ये जो यूबिस काय स्ट्रक्चर होती है ना, ये परागकणों के बाह्य परत, अभी आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे जब परागकण की संरचना देखेंगे, आज ही देखेंगे इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो जो प्रोयूबिस काय होती है वो स्पोरोपोलिनिन नाम के पदार्थ से जमाव होने से वो किस में बदल जाती है? यूबिस काय में। तो देखिए, क्या यूबिस काय के ऊपर स्पोरोपोलिनिन पदार्थ है? बिल्कुल है। तो ये पदार्थ या ये संरचना जो परागकण बनेंगे ना, उन परागकणों के का बाह्य आवरण बनाती है, और परागकणों के लिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्पोरोपोलिनिन की अगले टॉपिक में देखेंगे इसको।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि स्रावी प्रकृति की जो टैपिटम कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार परत का, गोलाकार कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं। और इस प्रोयूबिस्काय पर यदि स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाएगा तो वो किस में बदल जाती है, यूबिस्काय में। मान लीजिए आपसे एक नंबर का क्वेश्चन यहां पूछ लिया जाए कि यूबिस्काय क्या है, यूबिस्काय क्या है। प्रोयूबिस्काय नहीं पूछता है, वो यूबिस्काय की संभावना ज्यादा होती है। तो आपका एक बहुत सिंपल सा आंसर बनेगा कि जब प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलिन पदार्थ का जमाव हो जाए तो बनी हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, यूबिस्काय कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं, नोट वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये क्या कहता है कि जो परागकण होते हैं, परागकण होते हैं उनके विकास से पूर्व, उनके विकास से पूर्व, परागकणों के विकास से पूर्व यदि टैपिटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपिटम नष्ट हो जाए तो परागकण बंध्य रह जाते हैं, स्टरलाई बंध्य रह जाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से बेसिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। जरा मेरी बात को ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, टैपिटम को हिंदी में बोलते हैं पोषूतक। अब पोषूतक का मतलब है भाई ऐसा ऊतक या ऐसी संरचना जो पोषण प्रदान करे। क्लियर? अच्छा, ये पोषण देती किसको है भाई, ये पोषण देती है लघु बीजाणुओं को, और लघु बीजाणु आगे चल के क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है। एक बात बताइए भाई, ये कह रहा है कि यदि परागकणों का विकास नहीं हो, मतलब परागकण मैच्योर नहीं बने, और उससे पहले ही यदि आपकी टैपिटम परत नष्ट हो जाए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, परागकणों का विकास तो नहीं हुआ और उससे पहले ही टैपिटम परत नष्ट हो गई। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को भाई, जब परागकण विकसित ही नहीं हुए और टैपिटम परत हो जाए उससे पहले नष्ट, तो बताइए मुझे क्या परागकण बन पाएंगे भाई, जब तक इनको पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि टैपिटम का काम क्या है, पोषण प्रदान करना। और अगर यही परत नष्ट हो गई इनके विकसित होने से पहले, देखिए इनका जब विकास हो जाता है तब तो ये नष्ट होती है, तब ये यूबिस्काय बनाती है, समझ रहे हैं। लेकिन इनके विकास से पहले ही यदि आप इसको नष्ट कर दें तो भाई सिंपल सी बात है कि ये परागकण कैसे रह जाएंगे, बंधे रह जाएंगे, स्टरलाई हो जाएंगे। बंध्य का मतलब आप जानते हैं एक प्रकार से नपुंसक, जो कभी भी जनन क्रिया नहीं कर सकते। अर्थात ये ऐसे परागकण होंगे जिन्हें यदि आप वर्तिकाग्र पर डाल भी देंगे ना तो भी निषेचन नहीं कर पाएंगे ना, उस चीज को हम बंध्य बोलते हैं भाई। आगे बात समझ में। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके नोट वाले पॉइंट थे उस टैपिटम परत के। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गएंगे दोनों पॉइंट, है ना। क्या था कि जो स्रावी टैपिटम होती है वो गोलाकार संरचना बनाती है जिसे हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं, और यदि उस पर स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाए तो वो किस में बदल जाती है, यूबिस्काय में। वहीं दूसरी ओर यदि परागकणों के विकास से पहले टैपिटम परत नष्ट हो जाए तो हमारे परागकण कैसे रह जाते हैं, स्टरलाई रह जाते हैं, बंधे रह जाते हैं, अर्थात वो जनन क्रिया नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन बेसिक है जो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा कि यदि परागकणों के विकास से पहले टैपिटम नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे, परागकण पे, तो वो बंधे रह जाएगा और निषेचन नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो यहां तक आपकी बात क्लियर है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, इसके बाद हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं। अब ये दो नोट वाले पॉइंट थे आपकी टैपिटम परत में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनना मेरी बात को। लघु बीजाणुधानी में जो सेकंड पार्ट था
वो सेकंड पार्ट क्या था भाई, लघु बीजाणु जनकोष का। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे चैप्टर में हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे। क्रम का मतलब होता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब जब हमने देखा कि लघु बीजाणु धानी में तो भाई लघु बीजाणु जनकोष का होती है ना। अब एक बात बताइए मुझे, क्या लघु बीजाणु जनकोशिका लघु बीजाणु का निर्माण नहीं करेगी क्या? डेफिनेट करेगी लघु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक आता है ना, वो आता है लघु बीजाणु जनन। क्या आता है? लघु बीजाणु जनन, जिसको आप माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, है ना, मतलब लघु बीजाणु जनन। अब मैं कई बार आपसे कहता आया हूं भाई, बायोलॉजी की अधिकांश हेडिंग बता देती हैं। देखिए, लघु बीजाणु माने लघु बीजाणु और जनन माने बनना, तो सिंपल सी बात है। अब अच्छा, आपको ये पता ही है, मैं कई बार कह रहा हूं आपसे कि इन लघु बीजाणु का निर्माण कौन करेगी? अरे भाई, कोई मातृ कोश का होनी चाहिए ना। लघु बीजाणु मातृ कोश का, जो अभी हमने कल पढ़ी थी लघु बीजाणु मातृ कोश का, जिसको आप लघु बीजाणु जनन कोश का भी कह रहे थे, वही है ना। तो लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, देखिए कि लघु बीजाणु मातृ कोश का, ये एमएमसी का मतलब आप समझ रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, हिंदी नाम है लघु बीजाणु मातृ कोश का। लघु बीजाणु माने माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर नॉट माइक्रोस्कोर, है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है कई बार। क्या बोल रहा था, माइक्रोस्पोर। एम माने माइक्रोस्पोर, एम माने मदर, सेल, सी माने सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, जिसको आप हिंदी में लघु बीजाणु जन मातृ कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, एमएमसी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है भैया? माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। थ्योरी इतने से काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं भाई, है ना, बोल रहा हूं, लेकिन उसको ठीक है समझ जाएंगे। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखता हूं केवल। ठीक है, चलिए सुनिए। तो यदि आपसे कोई लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन पूछे तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, देखिए कि लघु बीजाणु मात्र जन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण होने को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, कि एमएमसी होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिससे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। अब मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, सुनिए मेरी बात। लघु बीजाणु आगे चल के नरयुग्मक बनेगा, और मैंने कहा था जब भी युग्मक का फॉर्मेशन होता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा एक डिवीजन होता है जिसे हम मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन बोल के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि लघु बीजाणु भी तो युग्मक बनाएंगे, तो एक प्रकार की देखिए जो लघु बीजाणु है ना, वो हैप्लॉइड सेल है, अगुणित, जबकि एमएमसी कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन डिप्लॉइड सेल में ही होगा, तो उससे ये हैप्लॉइड सेल यानी कि लघु बीजाणु बनाएगी, और ये लघु बीजाणु आगे चल के क्या बनाएंगे? परागकण। अब कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए सबसे पहले। अब सेकंड पॉइंट जो आपकी नॉलेज के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात। एक एमएमसी एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन करती है
तो 4 लघु बीजाणु बनाती है। कितने बीजाणु? 4 लघु बीजाणु। और ये 4 लघु बीजाणु परिपक्व होकर क्या बनाते हो भैया? परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परागकण। तो कितने परागकण बनेंगे? 4 परागकण। कितने बनेंगे? 4 परागकण। अब मेरी इस बात को जरा आप ध्यान सुनिए, यहां से नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सुनिए मेरी बात, केवल आपको यहां पर इतनी बात याद रखनी है कि एक एमएमसी यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु बना रही है? 4 लघु बीजाणु। कितने? 4। और ये चारों लघु बीजाणु आगे चल के कितने परागकण बनाते हैं? 4 परागकण। मतलब जितने लघु बीजाणु बनेंगे उतने ही तो परागकण बनेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सुनिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 100 परागकण बनाने के लिए 100 परागकण बनाने के लिए कितनी एमएमसी की आवश्यकता होती है? कितनी एमएमसी? या वो आपसे पूछ सकता है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान सुनना मेरी बात को। 100 परागकण बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो पहले इसका आंसर सुन लीजिए। मैंने क्या कहा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने परागकण बनाती है? 4। तो आपको कितने बनाने हैं? 100। तो बताइए 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 आंसर नहीं आएगा क्या? आपको कितने एमएमसी की आवश्यकता है? 25। भाई 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब आपके पास होंगी तो बताइए ये अर्धसूत्री विभाजन करके 100 परागकण नहीं बना लेंगी क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेट आता है। अब ये तो कोशिका की बात रही, वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि 100 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों का होना आवश्यक है। अरे तो भाई सिंपल बात है, एक एमएमसी एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके कितने परागकण बना रही है? 4। तो डेफिनेट इसमें भी कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यक है भैया? 25 अर्धसूत्री विभाजन। नहीं आई बात समझ में? 25 अर्धसूत्री विभाजन जब होंगे तो आपके पास कितने पोलन ग्रेन बन जाएंगे? आपके पास 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। आर यू गेट इट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो आपसे कितना भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया 50 परागकण बनाने के लिए कितनी एमएमसी चाहिए, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 के लिए बना लेना। आप नहीं आएगा 50 तो नहीं आएगा ना, चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब जैसे 4 का जिसमें भाग चला जाए वो आएगा उसमें। ठीक है, डेफिनेट वही आपसे पूछेगा, जैसे 100 200 है ना, ऐसे आपसे पूछेगा जिसमें आपका 4 का भाग चला जाएगा, है ना भाई। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं यही आपसे एक और बात कर लेता हूं कि ये तो परागकण की बात है, लेकिन यदि मैं एक अंडक की बात करूं, एक अंड कोशिका की बात करूं, ये मादा की तरफ मैं चल रहा हूं, मादा प्लांट की तरफ, तो मैं आपको बता दूं एक जो गुरु बीजाणु जन कोशिका होती है, इसको भी मेगा स्पोरो बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम मेगा स्पोरो मदर सेल्स होता है। तो क्या मैं लिख रहा हूं, देखिए एक एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन करके 100 परागकण बना रही है, जिसको आप लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल रहे हैं। यही मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो एक कोशिका है जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम है इसका? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो सुनिए, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती है 4 गुरु बीजाणु। ध्यान सुन लेना मेरी इस बात को, आगे भी आएगा ये पॉइंट, तो अभी मैं इसको समझा रहा हूं ताकि आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती है
तो 4 गुरु बीजाणु बनाती है। मान लीजिए ये इसके मादा युग्मक की बात चल रही है। अब जो 4 गुरु बीजाणु है ना, उनमें से 3 हो जाते हैं नष्ट और 1 रहता है केवल सक्रिय। बात को जरा गौर करना इस बात पे। गुरु बीजाणु मात्र कोश का 1 है, लघु बीजाणु मात्र कोश का 1 है ना, 1। तो एक मात्र कोश का जो है ये 4 परागकण बनाती है, 4 परागकण। तो चारों के चारों परागकण सक्रिय रहते हैं, लेकिन यहां पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोश का जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी, बनाएगी तो 4 गुरु बीजाणु, लेकिन 3 हो जाते हैं नष्ट और केवल कितना बचता है, 1। तो भाई हम तो केवल यूं ही बोलेंगे ना कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोश का केवल 1 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, केवल 1 का। आपको अंतर समझ में आया इसमें? अब आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि 100 गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? तो सिंपल सी बात है, 100 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपके लिए 1 गुरु बीजाणु बनाती है, जबकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपके लिए 4 परागकण बनाती है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में और बताऊंगा जब हम अपने जनन के बारे में बात करेंगे। ये प्लांटों में रिप्रोडक्शन है तो हम यहां पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्लांटों का मामला है। ठीक है, हाँ, हम इसमें मानव को नहीं लेंगे क्योंकि मानव वैसे ही बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करता रहता है प्लांटों के साथ। ठीक है भाई, हाँ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत किया करो। आप प्लांटों पे जरा ध्यान दीजिए, उनको ग्रो किया करो, अपने घरों में है ना, लगाया करो प्लांटों को ना। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, चलिए, तो इसको मैं रफ कर दूं। आपको ये बात समझ में आ गई? लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन थी कि एक एमएमसी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और मैंने एक पॉइंट लिखा था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोश का एक बार अर्धसूत्री विभाजन कर 4 लघु बीजाणु बनाती है, जो 4 परागकणों का निर्माण करती है। उसके बाद हम इनकी बात कर लेंगे। ये आपके लिए नॉलेजेबल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इसको याद रखना, डेफिनेट आप इसको याद करना। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है भाई, है ना। तो ये हमारी घटना हुई कौन सी? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो आपने लघु बीजाणु बना लिए। क्या बना लिया आपने? लघु बीजाणु। अब सुनिए मेरी बात, एक बेसिक नॉलेज फिर यहां पे चलती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए केवल। सुनिए मेरी बात, देखिए, एक एमएमसी ने कितने लघु बीजाणु बनाए? 4 लघु बीजाणु। कितने बनाए भाई? 4 लघु बीजाणु। अब मेरी बात को आप जरा ध्यान सुनना, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं यहां पे। ये जो 4 लघु बीजाणु है ना, ये सर्वप्रथम संयुक्त होकर एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को। मान लीजिए ये एक एमएमसी है ना। इस एमएमसी ने क्या किया कि इस प्रकार के 4 लघु बीजाणु बना दिए ना, 4 लघु बीजाणु। 4 लघु बीजाणु एक कोश का बना देती है ना अर्धसूत्री विभाजन करके। तो ये चारों लघु बीजाणु पता है क्या करते हैं? ये आपस में इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और इस प्रकार की भित्ति से ये अपने आप को कवर कर लेते हैं। ध्यान सुनना, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। एक मात्र कोश का जब 4 लघु बीजाणु बनाती है तो ये चारों लघु बीजाणु अपने आप को ऐसे संयुक्त अवस्था में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इनकी इस संयुक्त अवस्था को मैं बोलता हूं चतुष्क। क्या बोलता हूं भाई? चतुष्क।
और जिस भित्ति से ये कवर हो रहे हैं, ढके हुए हैं, उस भित्ति का नाम है इंपॉर्टेंट कैलोज भित्ति। क्या नाम है भाई? कैलोज भित्ति। अभी मेरी बात को आप समझना, सबसे पहले जब मात्रकोश का 4 लघु बीजाणु बनाती है तो वो एक प्लांट के एंथर में या लघु बीजाणु धानी में, क्योंकि बात घटना भी लघु बीजाणु धानी की चल रही है, अभी ये सारी क्रियाएं लघु बीजाणु धानी में संपन्न हो रही हैं। तो लघु बीजाणु धानी में ये 4 लघु बीजाणु जो हैं वो अपने ग्रुप में अरेंज रहते हैं, जिसको बोलते हैं चतुष्क। चतुष्क टेट्रॉइड। क्यों बोलते हैं इसको चतुष्क? क्योंकि इसमें 4 लघु बीजाणु हैं एक ही ग्रुप में, तो इस ग्रुप का नाम है चतुष्क। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई एमएमसी 4 लघु बीजाणु बनाती है तो वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इनको जो कवर किए हुए रहती है भित्ति, उस भित्ति का क्या नाम है भाई? कैलोज भित्ति। क्या नाम है? कैलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि चतुष्क की अवस्था में लघु बीजाणु कौन सी परत से कवर होते हैं? तो आपका आंसर है कैलोज भित्ति से। कौन सी भित्ति से? कैलोज भित्ति से। अब सुनिए अब क्या होता है। अब आपको पता हो, कल मैंने कहा था कि टैपिटम परत एक कैलेज एंजाइम का स्रावन करती है। आप समझ पा रहे हैं? कल मैंने उसको क्यों नहीं बताया आपको? इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। अब यहां क्लियर समझ जाएंगे आप, ठीक है भाई। कैलेज एंजाइम का स्रावन कौन कर रही है? टैपिटम लेयर, ठीक है। अब टैपिटम लेयर जैसे ही कैलेज का स्रावन करती है तो ये जो कैलेज एंजाइम होता है ना, कैलेज, ये इसके पास आता है, चतुष्क के पास, और इस कैलोज भित्ति को अपघटित कर देता है। क्या कर देता है? अपघटित, नष्ट कर देता है। इसका नष्ट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप इसको क्या बोल रहे हैं? ये लघु बीजाणु है केवल। क्या है ये? लघु बीजाणु जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हैं। कौन सी परत से ढके हुए? कैलोज भित्ति से। तो टैपिटम क्या करती है? टैपिटम एक कैलेज एंजाइम छोड़ती है, और ये कैलेज एंजाइम जब इस चतुष्क के पास आता है ना, तो इस भित्ति को ये अपघटित कर देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र। अब देखिए ये स्वतंत्र लघु बीजाणु है कि नहीं, तो मेरी बात का सुनना, जो मैं अभी शब्द बोलने जा रहा हूं, सुनिए। स्वतंत्र अवस्था के जो लघु बीजाणु होते हैं, स्वतंत्र अवस्था के जो लघु बीजाणु होते हैं, हम इन्हीं को परागकण यानी कि पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं भैया। ये मैंने क्या कह दिया? ये तो मैंने भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया आपसे, है ना। ये तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया। क्या कह दिया? सुनिए कि जब कोई लघु बीजाणु मात्रकोश का अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 लघु बीजाणु बनाती है। तो ये चारों लघु बीजाणु किस में व्यवस्थित हो जाते हैं? चतुष्क में। और उस चतुष्क में कौन सी भित्ति होती है? कैलोज भित्ति। तो टैपिटम एक एंजाइम का स्रावन करती है, और उस एंजाइम का नाम होता है कैलेज एंजाइम। क्या नाम होता है उसका? कैलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो कैलेज एंजाइम होता है, वो इस कैलोज भित्ति को अपघटित कर देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु कैसी अवस्था में आ जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। और मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र अवस्था के लघु बीजाणु जो होते हैं, हम उनको ही क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। जब ये चतुष्क व्यवस्था में होते हैं तब तो आप इनको लघु बीजाणु कहते हैं, लेकिन जैसे ये चतुष्क से स्वतंत्र हो जाते हैं तो आप उन्हीं को क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो हम पहुंच गए अपने परागकण पे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हमने बना लिया ना एक मेल गैमेट। ध्यान सुनिए मेरी बात को। हमने स्टार्टिंग बिल्कुल 0 लेवल से किया था। हमने सबसे पहले फ्लावर का एक नर पार्ट देखा था, जिसको हम पुंकेसर बोल के चलते थे, और अब हम धीरे धीरे पुंकेसर से चलते हुए कहां तक पहुंच गए? अपने मेल गैमेट तक पहुंच गए। क्योंकि हम
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन देख रहे हैं तो वहां गैमेटों का बनना बहुत आवश्यक होता है, और हम निषेचन से पहले की घटना देख रहे हैं। तो बताइए आपने मेल गैमेट बनाया कि नहीं बनाया तक? तो आपको ये सिस्टम समझ में आ गया कैसे बनते हैं मेल गैमेट। अभी मेरी बात एक और ध्यान सुनिए। तो यहां ये क्वेश्चन समझ में आ गए। कैलेज एंजाइम का काम क्या है? कैलोज भित्ति को अपघटित करना। बताइए कैलोज भित्ति को अपघटित करना आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल आवश्यक है। सुनिए मेरी बात, ये जो चतुष्क आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें 4 है, तो चतुष्क भी डिफरेंट प्लांटों में अलग अलग प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, लेकिन मैं आपको तुम्हारे काम के केवल 2 बता रहा हूं। ये जो चतुष्क है, इस चतुष्क का नाम होता है समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक चतुष्क, है ना। तो जितने भी एक बीजपत्री प्लांट हैं आपके, एक बीजपत्री प्लांट, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जबकि द्विबीजपत्री जो प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री जो प्लांट होते हैं, उनमें इस प्रकार का चतुष्क होता है, इस प्रकार का। मतलब ये 4 लघु बीजाणु नहीं, बिल्कुल मेरी मैथ इतनी भी कमजोर नहीं है कि मैं इन 3 को 4 बोल रहा हूं, है ना। 4 है, एक इसके जस्ट पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था का जो चतुष्क होता है, हम उसे चतुष्फलकीय चतुष्क बोलते हैं, चतुष्फलकीय। और इस प्रकार का चतुष्क कौन से प्लांटों में देखने को मिलता है? द्विबीजपत्री प्लांटों में, डाइकोट प्लांटों में, और ये मोनोकोट प्लांटों में, एक बीजपत्री में, ठीक है भाई। तो ये आपको फॉर नॉलेज ऐसे याद कर लेना, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए केवल। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारी की सारी बेसिक पॉइंट है। अभी कैसे पॉइंट थे? बेसिक पॉइंट। मैंने क्या कहा कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होता है? चतुष्क में। कौन सी भित्ति से? कैलोज भित्ति के द्वारा आवृत रहते हैं। कौन सा एंजाइम अपघटित करता है उनको? कैलेज। कहां से स्रावित होता है? टैपिटम से। और स्वतंत्र अवस्था के लघु बीजाणु को आप क्या बोलते हैं भैया? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनिए, जब आप धीरे धीरे स्लोली, जानते हैं धीरे धीरे से भी मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, ऑफलाइन क्लास में होता तो गा देता। चलिए कोई बात नहीं, आप गा लेना, मन मन में है। सुनिए, तो अब जो पॉइंट है ना भाई, हम एट लास्ट अभी कहां पे पहुंचे? हम परागकण पे पहुंचे, पोलन ग्रेन पे पहुंचे, ठीक है। तो अब जब हम पोलन ग्रेन पे पहुंच ही गए हैं तो बात कर लेते हैं परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इससे आगे भी अभी हमें बढ़ना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या? परागकण की संरचना। क्या आ जाएगा क्वेश्चन? परागकण की संरचना। बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं भाई, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा जब हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। परागकण की संरचना, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पोलन ग्रेन की संरचना समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेट, बहुत सिंपल है, ठीक है। सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि परागकण की संरचना क्या है, ठीक है भाई। इससे पहले आपको पता चला ना कि कैसे लघु बीजाणु परागकण में बदले। जब तक लघु बीजाणु चतुष्क में होते हैं तब तक आप उनको परागकण नहीं कहते। परागकण आप उनको कब बोलते हैं? जब वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आते हैं स्वतंत्र अवस्था में? कैलेज एंजाइम कैलोज भित्ति को अपघटित करता है तब आते हैं। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियरली याद होनी चाहिए। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है इसके बारे में, कि जब भी हम परागकण की संरचना देखेंगे तो आपको कहना है इस पर 2 आवरण होते हैं, 2 आवरण होते हैं। पहला जो आवरण होता है हम उसको बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाह्य चोल। और सेकंड जो आवरण होता है हम उसको अंतःचोल बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःचोल। तो मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल और अच्छी तरीके से आपको थ्योरेटिकल
और हेडिंग लगा के इसको क्लियर समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं हो। ठीक है भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात बताऊंगा। ये पराकण की संरचना है, तो आपको क्या कहना है कि पराकण की संरचना में या एक पराकण पे दो आवरण होते हैं, नंबर ए बाह्य चोल और नंबर बी अंतःचोल। इतना आप लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाह्य चोल के बारे में। किसके बारे में? बाह्य चोल के बारे में। आप इस बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्जाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको एक्जाइन बोलते हैं बाह्य चोल को भाई। ठीक है भाई। तो क्या है बाह्य चोल वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यह मोटा खुरदरा अलंकृत होता है, मोटा खुरदरा अलंकृत होता है तथा इस पर विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन, ये शब्द आपको यहां तक दिख रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा दिख रहा होगा आपको। हाँ थोड़ा सा है, आप एडजस्ट कर लेंगे क्या? थोड़ा लिख दूं? चलो मिटाई देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पदार्थ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है जिस कारण इनका भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता, अतः ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। ठीक है भाई। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं अंतःचोल की, ये भी हमें परेशान करेगा ना। सुनिए, अंतःचोल को हम बोलते हैं इंटाइन। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? इंटाइन। तो देखिए, यह पतला व कोमल होता है जो पैक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। ये जीव द्रव्य को ढके रखता है तथा पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है। सुनिए भाई, आपके सामने मैंने एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की थ्योरी लिखी है, आप जरा ध्यान सुनना। यहां पे कौन सा क्वेश्चन बनता है वही मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपसे वो ये क्वेश्चन पूछे कि पराकण की संरचना, है ना। बहुत कम संभावनाएं होंगी जब वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पराकण की संरचना को समझाइए। लेकिन यहां से एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें से या तो 3 नंबर का और 1 नंबर का ऐसे आएगा, या कोई अकेला क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। बिल्कुल डेफिनेट यही पैटर्न रहेगा यदि बोर्ड कोई छेड़छाड़ नहीं करता है तो। अब क्योंकि कोविड की वजह से हो सकता है आगे कोई छेड़छाड़ कर दे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को ना? हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अभी संभावना जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ऐसी ही है। सुनिए मेरी बात को। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई एक पोलन ग्रेन जो होता है, एक पराकण जो होता है, उसके पास 2 आवरण होते हैं, एक तो बाह्य चोल और एक अंतःचोल। मतलब एक बाहर का आवरण एक अंदर का आवरण। ठीक है। तो सबसे पहले हम बाहर के आवरण की बात करते हैं। तो देखिए बाहर के आवरण क्या है कि पराकण का बाह्य चोल जो होता है वो एक तो मोटा होता है, एक वो खुरदरा होता है और एक होता है अलंकृत।
अलंकृत का मतलब आप अलंकारों से समझिए। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, अनुप्रास, यमक, है ना, ऐसे पढ़े होंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, ऐसे नहीं पढ़े क्या? ठीक है, हाँ। तो अलंकार का मतलब जैसे आपको बताया होगा, अलंकार का मतलब एक प्रकार से ऑर्नामेंट से है। ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषणों से, मतलब सजना संवरना। ठीक है भाई, सजना संवरना, है ना, कोई बात नहीं। तो मोटा, खुरदरा व अलंकृत होता है कौन? परागकण का एग्जाइन यानी कि बाह्य चोल, जो या जिस पर एक विशेष रासायनिक पदार्थ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस पर एक विशेष रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है जिसका नाम स्पोरोपोलिन होता है। तो मैं आपको बता दूं, स्पोरोपोलिन अब तक का ज्ञात बहुत ही कठोर पदार्थ है स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन एक बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन, जो किस पर जमा होता है? बाह्य चोल पर, परागकण के बाह्य चोल पर। तो स्पोरोपोलिन के जमाव होने के कारण जो परागकण होते हैं उनका ना तो कोई फिजिकल फैक्टर से और न ही कोई बायोलॉजिकल फैक्टर से, फिजिकल और बायोलॉजिकल, केमिकल भी हो सकता है, केमिकल लेकिन कर देता है उसको, केमिकल से हो जाता है, लेकिन फिजिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, है ना, उनसे उसका क्या नहीं हो पाता? अपघटन नहीं हो पाता। कहने का मतलब है, यदि परागकण प्रकृति में कहीं पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, तो वो नष्ट नहीं होगा क्योंकि उसका अपघटन नहीं होता है। रीजन, उसके ऊपर कौन सा आवरण है? स्पोरोपोलिन का। ये वही स्पोरोपोलिन है जो हमने यूवी स्काई में पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन के जमाव होने के कारण इसका भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता, अतः परागकण पृथ्वी पर लंबे समय तक क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। मतलब इनका जीवन काल अत्यधिक हो सकता है। अगले पॉइंट में बताऊंगा इनके कितने कितने जीवन काल देखे गए। 10-10 हजार वर्ष तक इनका जीवन काल पाया गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, आगे हम बात करेंगे। 10-10 हजार तक इनके परागकण नष्ट नहीं होते प्लांटों के। अब ऐसा नहीं है कि सभी प्लांटों के, अधिकांश प्लांटों के। ठीक है भाई, तो क्यों नहीं होते? क्योंकि उस पर जमा है स्पोरोपोलिन। तो मेरी बात सुनिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है 1 नंबर का। तो मैंने ये बता दिया, तो आपको ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके चलना है। 4 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन, वो सुनिए। क्वेश्चन आता है कि परागकण पृथ्वी पर लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों? या आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, नहीं ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा जो मैंने कहा है कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों। या आपसे ऐसे पूछ ले कि परागकणों का भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता, क्या कारण है? तो स्पोरोपोलिन पदार्थ के कारण, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों, तो आंसर सुनिए आपको कैसे आंसर करना है। पहले आपको कहना है परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्योंकि इनके बाह्य चोल पर स्पोरोपोलिन नाम का पदार्थ जमा होता है, जिस कारण इनका भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता, अतः ये लंबे समय तक संरक्षित रहते। तो बन गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भैया इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट लगा दिया ना, तो आप भी अपने नोट्सों में इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, केवल बाह्य चोल वाले पॉइंट को। और उसमें केवल कौन सा क्वेश्चन आता है? स्पोरोपोलिन वाला। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, 1 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगा लेना इसको। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेट आने की संभावना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है भैया, ये तो लगा लिया। क्या समझे आप इससे कि परागकण पृथ्वी पर लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों? क्योंकि इन पर स्पोरोपोलिन नाम के पदार्थ का क्या होता है? जमाव होता है। क्या होता है भाई? जमाव होता है। आगे बात को आप समझ में, जिस कारण इसका ना तो भौतिक अपघटन और न ही जैविक अपघटन।
तो इतना लिखना है आपको बाह्य चोल में, और क्वेश्चन बनेगा आपके लिए ये वाला, यही आपको याद करना है। अब आइए इंटाइन पे, अंत्यचोल पे। तो अंत्यचोल तो सिंपल है कि अंत्यचोल पतला होता है, कोमल होता है, जो किसका बना रहता है, पैक्टिन और सेलुलोज का। आप इसको पैक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं मिलाकर, या बोलिए पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। इसका क्या काम होता है, एक तो ये जीव द्रव्य को ढके रखता है। भाई सिंपल सी बात है कि यदि जो परागकण होगा उसके पास साइटोप्लाज्म भी तो होगा, और अंदर का जो आवरण होता है वही तो कवर करता है जीव द्रव्य को। भाई बाहर का आवरण तो अंत्यचोल के भी ऊपर होता है, तो जीव द्रव्य के डायरेक्ट टच में कौन सा होता है, हमेशा ही अंत्यचोल या अंत्य आवरण होता है। तो इसका एक काम हो जाता है कि ये जीव द्रव्य को ढके रखता है, और दूसरा इसका जो कार्य है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है अंत्यचोल का। क्या कार्य है कि ये पराग नली का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो ये पराग नली क्या है मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल है। अब यहां पे भी मैंने बाह्य चोल में भी एक पॉइंट लिखाया था, जर्म पोर वाला, जनन छिद्र वाला, अभी मैं उसको समझाऊंगा। तो आइए बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। ठीक है, कि आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है, सुनिए भाई। बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका डायग्राम बना के चलना है। ये अलंकृत स्ट्रक्चर बन रही है, यदि आपको नजर आ रही हो तो ये अलंकृत है। ठीक है, इस प्रकार दिख रहा है आपको, ये अलंकृत स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक पोलन ग्रेन है, एक परागकण है। क्या है भाई, परागकण। तो मैं आपको बता दूं, परागकण की संरचना की यदि हम बात करें तो ये इसका आउटर या सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एग्जाइन। तो ये तो इसका है बाह्य चोल, ये वाला बाह्य चोल है जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, और जो पीले कलर की जो संरचना दिखाई दे रही ना, ये अलंकृत पार्ट है इसका। भाई बाह्य चोल के ऊपर ही तो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मोटा है, खुरदरा है और अलंकृत है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए मोटा तो है ये इसकी कंपैरिजन में, है ना, इसकी तुलना में, और खुरदरा भी होगा क्योंकि ये सपाट नहीं है बिल्कुल, और अलंकृत भी है इसमें, जैसे मान लीजिए नुकीले नुमा संरचना है, तो इसको सजा रहा है, इसके लिए अलंकार है एक प्रकार से ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, मोटा खुरदरा अलंकृत होता है ना, तो इसी पर एक स्पोरोपोलिन जमा हुआ होगा जो मैं ऐसे नहीं दिखाई देता। तो ये बाह्य चोल है, थोड़ा लाइट रेड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो अंत्यचोल है। ठीक है, क्या है, अंत्यचोल। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए आप, कि जहां पर मैंने ये अलंकृत स्ट्रक्चर बनाई है वहां पे मैंने 3 गर्त बनाए। देखो, एक गर्त, सेकंड गर्त और थर्ड गर्त, एक गड्ढा, दूसरा और ये तीसरा, और अंत्यचोल में भी मैंने इसी प्रकार की डिजाइन दी है, 3 डिजाइन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस परागकण की, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है जनन छिद्र। क्या नाम होता है इसका, जनन छिद्र, जिसको आप इंग्लिश में जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो नोट में आप एक पॉइंट
नोट में आप एक पॉइंट लिख लेना, शायद मैं नोट्स में इसको लिखना भूल गया हूं, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इसको आगे लिखूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आगे मैंने नोट में 4-5 पॉइंट लिखे हैं पराकण के बारे में, ठीक है, तो मैं इसको वहीं लिखने की सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग से वो उस समय निकल गया। तो अब ये याद है तो आप इसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कहीं भी। क्या नोट लिखना है आपको? नोट लिखना है द्विबीजपत्री पादपों में 3 जनन छिद्र व एक बीजपत्री पादपों में 1 जनन छिद्र होता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट लगा के आप कहीं भी लिख लीजिए, जगह नहीं है तो आप कॉपी का जो ऊपर वाला खंड होता है आप उसमें भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। लेकिन लिख लिया तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको। सुनिए, ये पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डाइकोट प्लांट का पोलन ग्रेन है, एक द्विबीजपत्री प्लांट का। अब ये काफी बार से शब्द आ रहे हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकोट, डाइकोट, तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं ये क्या चीज है। देखिए, डाइकोट प्लांट आप उनको बोलते हैं जिन प्लांटों के बीजों में, देखिए कोई ऐसा बीज लो जिसके बीज के आप बराबर के 2 भाग कर दें तो आप उसको डाइकोट प्लांट बोलते हैं। और यदि आप किसी प्लांट के बीज के बराबर 2 भाग नहीं कर सकते तो आप उसको मोनोकोट प्लांट बोलते हैं। जैसे द्विबीजपत्री के एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने चना देखा है, चना है, चने के देखिए 2 बराबर भाग आप कर सकते हैं, सरसों उसके बीज के 2 बराबर भाग आप कर सकते हैं, मूंगफली उसके बीज के बराबर भाग कर सकते हैं, आम, जामुन है ना, नीम की निवोली, अरे वो बीज है ना जिसको हम खाते, जैसे आम को हमने खाया उसको हम आम की गुठली बोलते हैं, तो गुठली के कवर को हटाइए और उसके अंदर देखना आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो वो डाइकोट प्लांट है, ठीक है। मोनोकोट जिसके बीजों को केवल एक ही भाग में बांटा, मतलब 2 बराबर के भाग नहीं हो उसके, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल। अब चावल एक बीज है तो आप बराबर के 2 खंड कर सकते हैं क्या? उसके नहीं होंगे, कितने भी खंडों में वो असमान टूट जाएगा, तो वो एक बीजपत्री प्लांट ना। ऐसे और भी विशेषताएं होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रहा, सिंपल समझाने के लिए बताया है। तो ये पोलन ग्रेन जो है परागकण, ध्यान सुनिए, तो ये जो जनन छिद्र वाला पॉइंट है ना, जर्मपोर इसको बोलते हैं, ये पॉइंट आप याद रखना कि डाइकोट प्लांटों के परागकण में तो 3 जनन छिद्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में कितने जनन छिद्र होते हैं? 1 जनन छिद्र होता है, ठीक है। तो यहां 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है भाई। अब सुनिए, ये अंतःचूल हो गया, ये हुई आपकी क्या? रिक्तिका, वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है, वैक्यूल्स उनमें पाई जाती है, जबकि जंतु सेल में इसका अभाव होता है, नहीं होती। और ये है ही भाई इंपॉर्टेंट केंद्रक, क्या है? केंद्रक। तो ये हमारी पोलन ग्रेन की संरचना या परागकण का एक नामांकित चित्र है, ये वाला। तो इस चित्र को भी आप याद रखना, परागकण के चित्र को। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं परागकण की संरचना। क्या बोल के चल रहे हैं? परागकण की संरचना। तो याद हो जाएगी आपको परागकण की संरचना, ठीक है। क्या बताया कि एक परागकण के 2 आवरण होते हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल की बात करें तो देखिए, ये मोटा है, ये खुरदरा है और अलंकृत भी है, और इस पर कौन से पदार्थ का जमाव है? स्पोरोपोलिन का, जिस कारण इसका क्या नहीं होता है? भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता, और ये पृथ्वी पर लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, ठीक है। वहीं मैं अंतःचूल की बात करूं तो कोमल होता है, पतला होता है, और जो किसको ढके रहता है? जीव द्रव्य को। मान लीजिए ये इसका जीव द्रव्य है, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोन, है ना, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये दिख रहा है, तो जीव द्रव्य को इसने कवर कर रखा है, किसने? अंतःचूल ने। किसका बना हुआ है? ये पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ है,
ठीक है। अब ये क्या करता है, यह एक पराग नली का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पराग नली का। अब हम जो अगली क्लास में इसको देखेंगे कि आखिर कैसे ये अंतःचोल पराग नली का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज मैं इसको इसलिए स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। तो कल हम अपने पूरे मेल पार्ट जो है फ्लावर का उसको कंप्लीट कर लेंगे कल के दिन, ठीक है भाई, मेल पार्ट को। उसके बाद फिर हम फीमेल पार्ट पे चलेंगे, है ना भाई। तो यहां तक आपको आज बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने 2-3 नोट आपको कराए थे वहां पे। लघु बीजाणु जनन हमने देखा, परागकण कैसे बनते हैं, कितने अर्धसूत्री विभाजन, कितनी एमएमसी चाहिए परागकण बनाने के लिए, वो सारी चीजें हमने देखी। और एट लास्ट हमने एक स्ट्रक्चर देखी पोलन ग्रेन की, जिसमें आपको ये बाह्य चोल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली याद करना है। ये मोस्टली याद करना है तो याद करना है, मतलब इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका डायग्राम भी आप देख लेना, तो बाकी बातें करेंगे अब कल, ठीक है भाई। ये नोटबुक में जरूर उतार लेना है ना, ये द्विबीजपत्री प्लांट वाला, ये मेरे से रह गया है, ठीक है। ठीक है भाई, तो बाकी मिलते हैं कल।